Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the neuromuscular junction. In this lecture, we will discuss about the smooth muscle. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्मूथ मसल्स आर दी नॉन स्ट्राइएटेड या फिर आप बोल सकते हो प्लेन एज वेल एज दीज आर दी इनवॉलेंट्री मसल। तो अब नॉन स्ट्राइएटेड हो या फिर इनवॉलेंट्री हो। नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब होता है ऐसी मसल, पहले स्ट्राइएटेड बस हम देखें ना, तो स्ट्राइएटेड का मतलब होता है एक टाइप से क्रॉस लाइनिंग। तो वैसे ये दोनों चीज़ें मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में जब हमने मसल फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी उसी में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मसल में कि हम मसल को 3 टाइप से क्लासीफाइड करते हैं। एक था डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि जो मसल आपके स्केलेटल से अटैच्ड है, स्केलेटन से, उन्हें हमने स्केलेटल मसल बोला था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक कवर किया। इसके बाद ऐसी मसल जो हार्ट में प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कार्डियक मसल बोलते हैं, और ऐसी मसल जो आपके स्मूथ ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल। तो इसी से एक चीज़ समझ में, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? इन ऑलमोस्ट ऑल दी स्मूथ ऑर्गन या फिर विसरल ऑर्गन। आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियास है, इसके अलावा लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, और भी बहुत सारे ऑर्गन, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, इन सारी जगह पर। और उसी में हमने दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशन, क्रॉस लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसी मसल जिनमें क्रॉस लाइनिंग थी, जैसे आपकी स्केलेटल मसल में, हमारी कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड। बट आपकी स्मूथ मसल में ऐसी कोई भी लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं नॉन स्ट्राइएटेड मसल या फिर प्लेन मसल। साथ ही साथ हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, यानी कि ऐसी मसल जिन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है वॉलेंट्री, है ना, कि मैं ये काम वॉलेंट्री कर रहा, अपनी इच्छा से कर रहा। तो आपका हो गया स्केलेटल मसल, मेरे को फ्लेक्जन करना है, अपनी इच्छा से कर सकता हूँ। ये देखो बाइसेप्स ब्रेकियलिस ने फ्लेक्जन कराया, इसका एक्सटेंशन करता है यहाँ पर ट्राइसेप्स एनकॉनियस ने एक्सटेंशन करवाया। तो ब्रेकियलिस हो, बाइसेप्स ब्रेकाई हो, एनकॉनियस हो, ट्राइसेप्स हो, ये सारी मसल जो है ना स्केलेटल मसल है, स्केलेटन से अटैच्ड है, इन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वॉलेंट्री। लेकिन आपकी जो कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल, ये दोनों आती हैं इनवॉलेंट्री। मतलब मैं हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती, भाई रुक जा 2 मिनट के लिए रुक जा, क्योंकि अगर हार्ट ने धड़कना बंद किया तो हमने धड़कना बंद किया। सेम है स्मूथ मसल कि अगर आपकी लंग्स में प्रेजेंट है या स्टमक में, तो मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती यार कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लंग्स से बोल सकते भाई लंग्स रुक जा 2 मिनट के लिए, हम खाना खा रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो रुका तो अपन रुक जाएंगे। सो दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। इसके बाद आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन CVS मींस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आप मतलब कार्डियोवैस्कुलर, क्या कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल एंड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना हो। तो पर्टिकुलरली अगर इस तरीके से हम देखें, ये है हमारी ब्लड वेसल, इन्हीं ब्लड वेसल की लाइनिंग पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। वैसे में इसकी जो लेयर है ना ब्लड वेसल की, 3 लेयर रहती हैं, ट्यूनिका मीडिया, इंटरना, है ना। ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे उसमें। अभी बस ये समझ लो कि अगर इस तरीके से हमारी एक ब्लड वेसल है, इसकी जो वॉल है यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से स्मूथ मसल, सिर्फ समझने के लिए। और यही स्मूथ मसल क्या रेगुलेट करती हैं? एक तो ब्लड प्रेशर जो हमारी ब्लड वेसल में है, दूसरी चीज़ जो आपने सुना होगा 120 mm ऑफ Hg, अडल्ट में ज़्यादा हो रहा, किसी का हाई किसी का कम। इसके साथ साथ ये ब्लड को भी रेगुलेट करती हैं। ब्लड फ्लो क्या मतलब कि आपके पर्टिकुलरली लंग्स में कितना ब्लड जाना है, आपके स्टमक के पास कितना ब्लड जाना है, ये सारी फंक्शनिंग होती है स्मूथ मसल की। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना एज वेल एज ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करना कि किस ऑर्गन को हमें कितना ब्लड पहुंचाना है, ब्रेन में कितना पहुंचाना है, यही चीज़ कंट्रोल करती हैं, है ना। यहाँ पर पर्टिकुलरली कंस्ट्रिक्शन, डायलिटेशन, ब्लड प्रेशर, अभी जो सिस्टम आएगा ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन देखें तो इन रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में जो आपका पर्टिकुलरली एयर पासेज है ना, जिसमें आपका पूरा वही नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, अब वही लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, इन सभी में क्या होती है? स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगी, और पर्टिकुलरली यही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिस वजह से हम पर्टिकुलरली इंस्पिरेशन कर पाते हैं, फिर एक्सपीरेशन कराएंगे। जैसे इनने कॉन्ट्रैक्शन किया इस तरीके से हमने इंस्पिरेशन किया, फिर जैसी सांस छोड़ी
मसल रिलैक्स एक्सपीरेशन हुआ। इस तरीके से ये आपके इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर में हेल्प करती हैं इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा फंक्शन देखते हैं हम इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स आपका डाइजेशन कैसे हो रहा, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर फिर से वो स्टमक, इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ें हेल्प करती हैं मूवमेंट में, है ना, कि हमने खाना खाया पर्टिकुलरली, अब हमने यहाँ चलो माउथ तक तो वॉलेंटरी प्रोसेस हो रही है, लेकिन जैसे एक बार यहाँ पर फेरिंग्स में गई, है ना, उसके बाद हम देखें ईसोफेगस, स्टमक, तो इनका मूवमेंट कैसे हो रहा, हम थोड़ू करते हैं, बस माउथ से अंदर एक बार गटक लिए फिर अपने आप जा रहा। ये पूरा फंक्शन होता है स्मूथ मसल का, स्पेशली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में कवर करेंगे। तो एक तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दूसरी चीज़ मिक्सिंग विथ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या, ऐसे केमिकल, ऐसे जूस जो डाइजेशन में हेल्प करें। पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, खुद सलाइवा भी एक टाइप से डाइजेस्टिव जूस है जो माउथ में है, तो इनसे मिक्सिंग में भी ये हेल्प करती हैं स्मूथ मसल। इसके बाद जब इनकी मिक्सिंग हो जाएगी तब हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन। हमें भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तब तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन में भी ये मसल हेल्प करती हैं। और उसके बाद जब हमने एब्जॉर्ब कर लिया पर्टिकुलरली जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है नेसेसरी, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें बाहर करना है। तो ये पर्टिकुलरली जो मसल है ना, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, स्टूल के फॉर्मेशन में मदद करती हैं आपके, पर्टिकुलरली हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में, साथ ही साथ उसे बाहर करने में, है ना, एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी से, उसमें भी हेल्प करती हैं। तो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, एलिमिनेशन मतलब बाहर करना। इसका नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं इन रीनल सिस्टम। यहाँ पर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर किडनी भी बोल सकती हो, रीनल मतलब किडनी, कि आपके रीनल सिस्टम, यूराइनरी सिस्टम, है ना, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या फंक्शन है। स्पेसिफिकली जैसे इसने यहाँ पर किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन, है ना, या ब्लड फ्लो का रेगुलेशन, सेम एज हमारी किडनी में जो ब्लड फ्लो होता है ना, हम उसे बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, पर्टिकुलरली क्योंकि उस रीजन में है। ऐसे एक रीजनल सर्कुलेशन होता है जिसे भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, कि आपके ब्रेन के थ्रू हो रहा तो हम उसे सेरिब्रल सर्कुलेशन, खुद हार्ट में हो रहा तो कोरोनरी, बच्चे में हो रहा तो फीटल, इन्फेंट जो माँ के अंदर बच्चा रहता है, ऐसे करके। तो सेम ऐसे होता है रीनल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड का फ्लो रीनल के थ्रू, किडनी के थ्रू उसे रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहेगा, मीन्स जो हमारी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक टाइप से आप यही बोल सकते हो, तो उस चीज़ को भी हमारी जो स्मूथ मसल है ना रेगुलेट करती हैं, हेल्प करती हैं कि कितनी यूरिन बनानी है, कितनी नहीं बननी, इन सारी चीज़ों में। इसके साथ साथ और हम देखें तो किस चीज़ में हेल्प करती है, हेल्प इन प्रोपेल द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। अब देखो क्या होता है, अगर हम इस सिस्टम को देखें ना, किडनी का ये जो यूराइनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट रहती हैं ये किडनी यहाँ और यहाँ, और यहाँ नीचे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है हमारी ब्लैडर, और यहाँ पर रहती है यूरेटर दोनों साइड से। अब पर्टिकुलरली जो आपकी किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं, किसके थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और एक्चुअल में हम बात करें ना तो ये यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। इसके बाद 2 स्टेज और होती हैं, आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसके बाद एक्सक्रीशन, ऐसे करके डिटेल में हम वहीं जब किडनी वाला चैप्टर करेंगे तब कवर करेंगे। अब क्या हुआ कि जो किडनी ने आपकी यूरिन तो बनाई, लेकिन वो यूरिन इन किडनी में स्टोर नहीं होती है, तो कहाँ स्टोर, कहीं तो होगी। स्टोर कहाँ पर होती है, इस ब्लैडर में। अब देखो, अब किडनी यहाँ है, ब्लैडर यहाँ है, इन दोनों के बीच में यूरिन यहाँ से यहाँ तो जाएगी, वो जाती है इन यूरेटर के थ्रू, राइट साइड में राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, और इन्हीं यूरेटर में पर्टिकुलरली प्रेजेंट होती हैं आपकी स्मूथ मसल की लाइनिंग, जो कि इसी में हेल्प करती हैं यूरिन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। हम थोड़ी बोलते हैं कि यूरिन बन गई है, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ पर रोको, ये प्रोसेस अपने आप चलती रहती है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल हेल्प करती है। फिर आपकी यूरिन पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या रहती है, स्टोर रहेगी। जैसे ही ऑलमोस्ट 300 या 400 ml यूरिन ना स्टोर हो जाती है, फिर हमें अर्ज होती है यूरिन करने की। उसके बाद इस ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा इस तरीके से रहता है, और यूरेथ्रा में भी होती है स्मूथ मसल, जो कि यूरिन की बॉइडिंग में, है ना, मतलब एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी से, उसमें हेल्प करती है। तो ये है कि प्रोपेल यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, यहाँ से यहाँ तक प्रोपेल करने में भी हेल्प करती हैं। साथ ही साथ बॉइडिंग आउट बाय यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन बाहर भी जाती है बाय द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल। इसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट फंक्शन, नॉट द लीस्ट,
इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शन है। अगर पर्टिकुलरली हम मेल में बात करें तो जैसे कि स्मूथ मसल यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, यहीं पे ये हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। सेम जो फंक्शन रहेगा मूवमेंट स्पर्म ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी रहेगा कि वेजाइना के थ्रू पर्टिकुलरली यहाँ से जो स्पर्म है, क्योंकि ऊपर जाना है ओवम को फर्टिलाइज करने फैलोपियन ट्यूब तक, तो उसमें हेल्प करती है क्योंकि एंटी ग्रेविटी मूवमेंट होते हैं, ग्रेविटी नीचे लग रही स्पर्म ऊपर जा रहे हैं, उसमें ये हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ ओवम में, है ना, पर्टिकुलरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो ओवम का जो मूवमेंट होता है फीमेल में उसमें हेल्प करती है स्मूथ मसल। इसके साथ साथ ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना, कि जब पर्टिकुलरली एक डिलीवरी होती है तो जो फीटस का एक्सपल्सन होता है, मतलब जो बच्चा है ना माँ की बॉडी से बाहर आ रहा, उसमें भी इन स्मूथ मसल का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही जो डिलीवरी होती है ना वो ईजीली होती है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का भी रोल होता है, स्पेशली ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, जिसे पर्टिकुलरली हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।